सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की इकोनॉमिक्स के एक और जो है प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर, मॉक पेपर, जो भी आप इसको कहना चाहो वो आप इसको कह सकते हो। इससे प्रीवियस में आपको जो है 8 से 9 पेपर जो है ऑलरेडी जो है मैं सॉल्व करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप उन सभी वीडियोस को जो है देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स के हम ऑलरेडी 8 से 9 पेपर हिंदी मीडियम के अंदर जो है सॉल्व कर चुके हैं विद सॉल्यूशन कंप्लीट। जो है आपको वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगी। कोई भी वीडियो अगर आपको नहीं मिल रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपको वीडियो चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर चाहिए, आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, आपको न्यूमेरिकल चाहिए, वन शॉट वीडियो चाहिए, कोई भी वीडियो आपको चाहिए, आपको नहीं मिल रही है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपको कमेंट में ही सारी वीडियो का सिस्टमेटिक वे से आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ पे आप जो है सीरियल वाइज सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं। तो बिना बकवास के मुद्दे को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर कहता है कि 2022-23 के वार्षिक बजट में भारत सरकार ने 65,000 करोड़ रुपए का विनिवेश रखा गया था कि 65,000 का जो है हम विनिवेश करेंगे। तो विनिवेश पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। जब सरकार जो है अपने एसेट्स को सेल करती है, ठीक है, अपने शेयर्स को जो है सेल करती है, एसेट्स को सेल कर सकती है, शेयर भी एसेट हो गया एक तरीके का। तो इस प्रकार की विनिवेश राशि को सरकार के बजट में डैश प्राप्तियों के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि ये सरकार की डैश करती है, क्या करती है, कौन सी प्राप्ति होती है। तो जिससे एसेट लायबिलिटी इफेक्ट होते हैं वो पूंजीगत होती है, जिससे एसेट लायबिलिटी इफेक्ट नहीं होते वो राजस्व होती है। तो इससे तो हो रहा है, तो पूंजीगत में आएगा ये, तो राजस्व वाले तो ऑप्शन ही हटा दीजिए, ठीक है। और इससे हमारी परिसंपत्ति, हमारे जो एसिड होते हैं, एसिड को संपत्ति कहते हैं, संपत्ति में कमी आएगी क्योंकि एसिड बिकेंगे तो पैसे आएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो हो जाएगा आपका ए जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि भुगतान संतुलन में अधिशेष तब होता है जब स्वायत्त प्राप्तियां जो हैं वो स्वायत्त भुगतानों से अधिक होती है। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है। स्वायत्त लेन देन भुगतान संतुलन में स्वायत्त लेन देन भुगतान संतुलन में अंतर से जो है निर्धारित होते हैं, ये गलत है, वो समायोजन वाले होते हैं, ठीक है, ये आपका गलत है। तो अभिकथन गलत है, कारण ठीक है। तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्वायत्त और समायोजन, इसके ऊपर डिफरेंस भी आता है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आएगा ही आएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, प्रेरित उपभोग जो होता है, प्रेरित उपभोग आय व उपभोग के प्रत्यक्ष संबंध को जो है दर्शाता है। मतलब आय बढ़ने के साथ साथ जो उपभोग बढ़ता है उसको प्रेरित उपभोग कहते हैं, जिस उपभोग का आय के साथ सीधा संबंध होता है। तो ये कथन तो बिल्कुल ठीक है। आय में एक निश्चित वृद्धि के कारण, आय में जो वृद्धि होती है उससे प्रेरित उपभोग में भी वृद्धि होती है। तो ये भी ठीक है, प्रेरित उपभोग की डेफिनेशन लिखी हुई है, दोनों कथन ठीक है। तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि सुश्री इकरा अंसारी एक अध्यापिका है, अपनी कक्षा में वाणिज्य बैंकों के पास होने वाले विभिन्न जमा प्रकारों के बारे में समझा रही थी। उन्होंने कहा कि ये जमा मुद्रा पूर्ति के M1 माप का भाग होते हैं तथा वाणिज्य बैंकों द्वारा मांग पर देय होते हैं। उनके द्वारा समझाए गए जमा प्रकार की पहचान करें और सही विकल्प का चयन करें कि वो जमाएं जो M1 का घटक होती हैं और मांगने पे कभी भी वाणिज्य बैंकों को देनी पड़ती हैं, वो कौन सी जमा जो है होती है। तो उसको मांग जमाएं कहते हैं, ठीक है। तो मांग जमा जो है इसका आंसर हो जाएगा ए। मांग जमा क्या होती है आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में कि 22 जून 2022 को प्रकाशित भारतीय रिजर्व बैंक की प्रेस विज्ञापिता के अनुसार शेयर बाजार से शुद्ध विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में 15.2 बिलियन डॉलर का बहिर्वाह दर्ज हुआ देखने को मिला हमको। तो उपरोक्त लेन देन को भुगतान संतुलन के डैश खाते के डैश पक्ष में दर्ज किया जाएगा। 1000 क्वेश्चन करा चुका हूँ मेरे भाई, ये फिक्स क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ही आएगा कि ये चीज़ भुगतान पैसा आ रहा है, क्रेडिट साइड जा रहा है, डेबिट साइड, ठीक है, 1000 बारी करा चुका हूँ। एसिड लाइबिलिटी इफेक्ट होते हैं तो पूंजी, नहीं होते तो चालू। तो इसको कहाँ पे वो किया जाएगा, ये एसिड होते हैं आपके,
ठीक है। पूंजी खाते में डेबिट साइड बहिर्वाह हो रहा है, पैसा जा रहा है, तो इसलिए डेबिट साइड और एसेट लायबिलिटी इफेक्ट होते हैं, इसलिए पूंजी की साइड पे इसको दर्ज किया जाएगा। इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से जो है कर लीजिएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर कहता है कि सकल घरेलू उत्पाद किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों द्वारा कुल जमा किए गए सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का जो है योग होती है। जीडीपी की डेफिनेशन लिखी हुई है कथन 1 के अंदर। तो क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। फिर कह रहा है जीवीएट एमपी जो है ना मध्यवर्ती उपभोग पर, जीवीएट एमपी मध्यवर्ती उपभोग पर उत्पाद के मूल्य के अधिक्य के बराबर होता है। ये जीवीए का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो दोनों ही चीज़ें जो है बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक लिखा हुआ है दोनों। इसके और में जो है एक फिगर वाला क्वेश्चन दे रखा है, कहता है पिक्चर में, कहता है नीचे दिए गए चित्र के आधार पर बी व डी द्वारा दर्शाए गए प्रवाह की पहचान कीजिए। बी और डी के द्वारा। तो यहाँ पे एक फर्म दे रखी है और यहाँ परिवार दे रखा है, वस्तुएं और सेवाओं। वस्तु पहले फर्म ने देखो बी और डी द्वारा, तो बी और डी द्वारा ये डायग्राम यहाँ पे जो है वस्तु और सेवाएं, वस्तु और सेवाएं व्यय, तो यहाँ पे सभी का हो रहा है। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। वास्तविक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह, नाममात्र प्रवाह, राष्ट्रीय प्रवाह। देखिए बी और डी उसने बोला सिर्फ बी और डी के द्वारा ही बताना है आपको कि बी और डी का जो है कौन सा प्रवाह जो है हो रहा है। तो भाई पहले देखिए ये बी लिखा हुआ है वस्तुओं और सेवाएं, ये यहाँ पे लिखी हुई हैं, और डी के उसमें भी कारक सेवाएं लिखी हुई हैं। तो यहाँ केवल वस्तु और सेवा, और यहाँ केवल वस्तु और सेवा की बात चल रही है। तो जहाँ पे वस्तु और सेवाओं का प्रवाह होता है वो वास्तविक होता है, ठीक है, और जहाँ पे मुद्रा का प्रवाह होता है वो मौद्रिक होता है, और जहाँ दोनों का होता है वो आय का चक्रीय प्रवाह होता है। ठीक है। मान लीजिए कि किसी काल्पनिक अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित आंकड़े जो हैं उपलब्ध है। 2020 का डेटा है, 2021 का डेटा है, निर्यात दे रखा है, आयात दे रखा है, दृश्य मदों का। तो 20 से 21 में व्यापार संतुलन डैश करोड़ से डैश हो गया। तो व्यापार संतुलन कैसे निकलता है? निर्यात से आयात 200 इधर आ जाएगा, एंड इसको यहाँ से माइनस कर दीजिए, इट विल बी 250। ठीक है, तो 200 और 250, 200 250 हो गया। तो 200 से 250 कितना बढ़ गया जी? 50 करोड़ जो है बढ़ गया। ठीक है, तो 50 करोड़ जो है वो बढ़ गया। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी व्यापार संतुलन पे आ रहे हैं, इसको अच्छे से कर लीजिएगा व्यापार संतुलन वाले। अर्थव्यवस्था में वृद्धिमान सामान्य मूल्य स्तर की समस्या से निपटने के लिए, मतलब कि प्राइस जो है वो बढ़े ही जा रहे, बढ़े ही जा रहे, बढ़े ही जा रहे हैं। सरकार उद्देश्य की प्राप्ति के प्रयोजन से अधिशेष बजट को ला सकती है। मतलब अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर जो है, प्राइस जो है वो बढ़ा ही जा रहा है, तो उसको क्या करना है? सरकार को जो है डैश उद्देश्य की प्राप्ति के प्रयोजन से अधिशेष बजट को अपनाना पड़ेगा सरकार को। कौन से उद्देश्य के लिए? मूल्य बढ़े जा रहा है, तो मूल्य में स्थिरता लाने के लिए सरकार को अधिशेष बजट को जो है अपनाना पड़ेगा। तो सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में कि अभी असर्शन और रीजन देखे बराबर बताइए क्या है। तो कहता है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी का जो मूल्य है, ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी का जो मूल्य है वो 0 होता है। तो ये तो गलत दे रखा है, वो तो 1 होता है। एपीसी और एपीएस का योग सदैव इकाई के बराबर होता है, दोनों का जोड़, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असर्शन तो गलत है लेकिन रीजन जो है वो सही दे रखा है। उसके बाद एक और में कहता है कि डैश जो है वो समग्र मांग के उस स्तर को संदर्भित करता है जो कि अर्थव्यवस्था में समग्र पूर्ति पर किया जाता है, समग्र पूर्ति पे जो है किया जाता है। तो बेटा ये प्रभावी मांग की जो है डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। प्रभावी मांग क्या होती है? जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो है वो बराबर होती है एग्रीगेट सप्लाई के, उसको जो है प्रभावी मांग कहते हैं। प्रभावी मांग के सिद्धांत पे मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, तो उसको भी जो है अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका कि डैश समग्र मांग, कौन सी समग्र मांग है जो उस स्तर को संदर्भित करती है जहाँ पे समग्र पूर्ति द्वारा जो है जहाँ पे उसकी पूर्ति की जा सकती है। वो कौन सी मांग होती है अर्थव्यवस्था के अंदर जहाँ पे उसकी पूर्ति जो है की जा सकती है? मतलब जितनी मांग है उतनी पूर्ति, वो कौन सी मांग होती है? प्रभावी मांग होती है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में डैश
आरबीआई द्वारा जारी किए गए वैध तथा मुद्रा के रूप में कार्य करते हैं। सब यहाँ पे आपको लिखना है। कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में डैश जो है आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं तथा वैध मुद्रा के रूप में कार्य करते हैं। आरबीआई जो भी जारी करता है, नोट सिक्के क्या जारी करता है आपको पता होना चाहिए। तो वो यहाँ पे बताना है कि सभी मूल्य वर्गों के सिक्के जारी करता है, 1 रुपये के नोट के अलावा विभिन्न मूल्य वर्गों की करेंसी जारी करता है, मांग जमाए करता है, क्या करता है। तो आरबीआई जो है 2 रुपये के नोट से लेके 2000 रुपये तक का नोट जो है वो जारी करता है और उसके द्वारा जारी सभी मुद्राएं वैध मुद्रा के रूप में होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ये हो जाएगा आपका बी। बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। इसके और में एक और क्वेश्चन दे रखा है, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति का जो निर्माण है वो कौन करता है। मौद्रिक नीति का निर्माण मेरे भाई केंद्रीय बैंक करता है, ठीक है, और राजकोषीय का कौन करता है, उसका सरकार करती है। आपको पता होना चाहिए मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था में आंकड़े दिए गए हैं। ये नेशनल इनकम का क्वेश्चन है, मैं बहुत करा चुका हूँ, प्लीज़ इसको जो है कर लीजिएगा, ठीक है। वह विधि का ये क्वेश्चन है, चलो मैं करा ही देता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या जोड़ना है, ठीक है। ये हो गया आपका निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, इसको जोड़ दीजिए। सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, स्टॉक में परिवर्तन, इसको जोड़ दीजिए। और निर्यात में से आयात को घटा दीजिए, इसको इसमें से घटा दीजिए 500, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका भाई 4000, 4000, 5300, 5300 तो आ गया आपका जीडीपी एट एमपी। और आपको क्या निकालना है, एनडीपी। तो कन्वर्जन कर लेते हैं, एनडीपी एट एफसी निकालना है और जीडीपी जीडीपी एट एमपी। तो नेक्स्ट का ये हो गया माइनस का डेप्रीसिएशन, डीपी, ठीक है, एफसी का फॉर्मूला माइनस एनआईटी, ठीक है। तो इट विल बी डेप्रीसिएशन 250 एंड एनआईटी 350, देन 500, 4500 आ जाएगा बेटा इसका आंसर आपका, ठीक है। 5300 में से ये हो जाएगा आपका 5300 में से 400, 500, 600, 600 को घटाना 4700 आएगा इसका आंसर आपका, 4700, ठीक है। 5300 में से इसको डिडक्ट कर दीजिए, 4700 आंसर। देख लेते हैं एक बार ये आंसर कितना है, 4700, ठीक है। नेशनल इनकम की सारी वीडियो, उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि सब सेपरेट बनाई हुई है, नहीं मिल रही अगर आपको तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कमेंट में आपको बता दूंगा। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होती है, केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में क्या रहा है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो होती है इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप नहीं करता। क्या ये चीज़ ठीक है, क्या ये चीज़ गलत है। तो भाई 3 तरीके की विनिमय दर होती है, स्थिर में सरकार करती है, लचीली में मांग और पूर्ति, और गंदी तरलशीलता या प्रबंधित तरलशीलता में आरबीआई इंटरफेयर करता है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, कथन बिल्कुल सत्य है। डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग, इस वाली विनिमय दर में डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट जो है वो डिसाइड होती है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इसके और में एक और दे रखा है क्वेश्चन, किसी राष्ट्र के निर्यात पर घरेलू मुद्रा के मूल्य ह्रास के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। कि अगर मुद्रा का मूल्य ह्रास हो रहा है, कि अगर $1 70 का था, $1 अगर 72 रुपये का हो जाए तो उसको मूल्य ह्रास कहते हैं। तो मूल्य ह्रास के प्रभाव बताने हैं, तो क्या लिखना है आपको कि घरेलू मुद्रा के मूल्य ह्रास को विदेशी मुद्रा के संदर्भ में घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी के रूप की स्थिति में जाना जाता है। पहले ने मूल्य ह्रास का अर्थ लिखा। अब इससे क्या होता है, इससे जो है निर्यातों को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इससे वस्तुएं जो हैं विश्व की अपेक्षाकृत सस्ती हो जाती हैं और घरेलू निर्यात जो है बढ़ता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता बढ़ती है। ये आपको इसका लिखना है। एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, चारों में से किसी का भी प्रभाव पूछा जा सकता है। चारों वर्ड आपको पता होने चाहिए, चारों के डायग्राम किस तरीके से बनते हैं और इनमें क्या आपस में सबका रिलेशन होता है। एक एक चीज़ भाई, अगर सैम्पल पेपर भी अगर आप कर रहे हो, मेरी सारी वीडियो देख रहे हो, उससे भी आपका काम जो है बन जाएगा। वाणिज्य बैंकों के द्वारा साख सर्जन की प्रक्रिया तब संपन्न होती है जब अनिवार्य कोषों का योग प्रारंभिक योग के बराबर हो जाता है। एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से सिद्ध करें कि दिया गया कथन जो है वो सत्य है। तो आपको इसमें मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक किस तरीके से करते हैं, फिक्स क्वेश्चन है मेरे भाई, फिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। मनी क्रिएशन साख गुणक के साथ इसका उल्टा रिलेशन होता है, कई तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो
पूरा प्रॉपर उदाहरण के साथ, जैसे यहाँ पे इसने हमने उदाहरण ले लिया कि मांग जमाएं, देखिए मांग जमाएं जो है प्राथमिक जमा 1000 थी, फिर 20% सरकार ने 20% जो है रिजर्व में रख के शेष राशि लोन में दे दिया, फिर ये प्रोसेस चले जा रहा है। प्राथमिक जमा किसके बराबर होती है, इस सब का जब हम योग करेंगे इसके बराबर होती है, जो ऊपर लाइन लिखी हुई है प्राथमिक जमा बराबर होती है इसके कोष के, तब जाके ये ख़त्म होता है। तो ये प्रोसेस किस तरीके से चलता है, कैसे मनी क्रिएशन होती है, सेपरेट वीडियो बनी हुई है इसकी, प्लीज़ इसको अच्छे से करके जाइएगा। ये टेबल बनानी है, ठीक है, टेबल के नीचे पूरा इस तरीके से एक्सप्लेन करना है, मनी क्रिएशन का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, साग गुणक का या मुद्रा गुणक जो भी कह लीजिए, जहाँ पूरा फॉर्मूला आपको लिखने देना है। और इसका उल्टा रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है मनी मल्टीप्लायर के साथ, ठीक है, ये भी आता है क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। प्रॉपर क्या लिखना है देख लीजिए, आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और कैसे टेबल बनानी है, ये पूरी जो है टेबल बनी हुई है, इस तरीके से टेबल बनानी है, और टेबल के नीचे इस तरीके से आपको लिख के आना है। और इसके साथ ही और मनी क्रिएशन का फॉर्मूला, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला भी आप लिख के आना चाहते हो वो भी लिख सकते हो, और अच्छा हो जाएगा। और उसके साथ उल्टा रिलेशन होता है, वो तो क्वेश्चन आता ही आता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं हमारा फेवरेट फिक्स क्वेश्चन, समग्र मांग जो है समग्र पूर्ति से अधिक है, बताइए क्या प्रभाव पड़ेंगे। मेरे भाई ये क्वेश्चन आप घर से ही लिख के लेके जा सकते हो, फिक्स है, फिक्स आएगा ही आएगा। सीबीएसई में ये 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, इस बिना इसके पेपर बनता ही नहीं है। 4 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स जिसको कहते हैं, ठीक है। इसको कैसे सीबीएसई घुमा फिरा के 4-5 तरीके से पूछता है, इसकी सेपरेट वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट के अंदर है। अगर आपको नहीं मिल रही है आप उस मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, उसको देखिए कैसे ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है, क्या इससे आपको जो है, क्या इसमें आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी है, कैसे इसमें एक्सप्लेनेशन लिखनी है। एक एक चीज़ आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। 4 कंडीशन होती है, उसको घुमा फिरा के ये पूछता है, ठीक है। उसके बाद कहता है एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था के लिए मानते हुए कि अगर एमपीसी जो है वो 75% से 90% की वृद्धि हो जाती है एमपीसी में, निवेश 1000 करोड़ का परिवर्तन हुआ, तो निवेश गुणक की अवधारणा का प्रयोग करते हुए एमपीसी में परिवर्तन के कारण आय में वृद्धि की गणना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेल्टा आई दे रखा है 1000 करोड़, ठीक है। पहले एमपीसी 75 था, अब 90 हो गया, तो आपको कुछ नहीं करना, आप पहले दोनों ही सिचुएशन में पहले के की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए पहले एमपीसी 75% था, अब 90 हो गया, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन में क्या करो, के की वैल्यू निकाल लो, पहली में 4 आएगी, दूसरी में 10 आएगी। फिर फॉर्मूला लगा दो के का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है, तो के और डेल्टा आई मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी। कितना चेंज हुआ है, 6000 करोड़ का जो है चेंज हो गया है आय के अंदर। पहले 4000 थी और आय में निवेश में परिवर्तन के कारण 6000, 10,000 हो गई, तो 6000 का परिवर्तन हो गया जी। उपयुक्त तो उदाहरण के द्वारा प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों में अंतर बताइए। ये तो हलवा क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष कर जिसका भार दूसरों पे नहीं टाला जा सकता, अप्रत्यक्ष जिसका टाला जा सकता है, उदाहरण लिख दीजिए। और प्रत्यक्ष करों को ऑन द स्पॉट पे नहीं किया जाता, अप्रत्यक्ष करों को किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है ऐसी कई वस्तु और सेवाएं होती है जो कल्याण में तो योगदान देती है, परंतु सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान में शामिल जो है नहीं होती है। क्या आप दिए गए कथन से सहमत हैं, अपने उत्तर के संबंध में कारण दीजिए। मेरे भाई फिक्स क्वेश्चन है, घर से ही लिख के लेके जा सकते हो। जीडीपी तथा कल्याण 1000 बारी बता चुका हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 4 पॉइंट होते हैं, 4 में से एक आएगा ही आएगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या बताया गया है, गैर मौद्रिक लेन देन की यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। गैर मौद्रिक लेन देन की यहाँ पे बात चल रही है, तो उसको आपको बताना है, जिनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है। अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तु सेवाएं तो हैं, लेकिन उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, जिसकी वजह से मैं उसको जीडीपी में काउंट नहीं कर सकता। अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं के बीच में उदाहरण के साथ अंतर बताइए। तो उदाहरण के साथ, ये तो हलवा क्वेश्चन है सीधा सीधा, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, अंतिम वस्तुएं वो होती हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर दी होती हैं, ठीक है, जिनमें कोई भी काम बाकी नहीं होता, कोई मूल्य वृद्धि नहीं की जानी होती, ये सब लिख देंगे। जीडीपी की गणना में इसमें शामिल किया जाता है, और मध्यवर्ती में उसका उल्टा लिख देंगे और उदाहरण लिख दीजिए, ठीक है जी।
क्वेश्चन नंबर 16 इसके और में भी दे रखा है, कह रहा है उपयुक्त संख्यात्मक उदाहरण का प्रयोग करते हुए वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी में क्या अंतर होता है बताइए। तो जब जीडीपी का आंकलन चालू कीमतों पे किया जाता है उसको मौद्रिक कहते हैं, और जब स्थिर कीमतों पे किया जाता है, तो उसको जो है वास्तविक जीडीपी कहते हैं। ठीक है, मौद्रिक वाली जब प्राइस बढ़ती है तो बढ़ती है, वास्तविक वाली जब उत्पादन बढ़ता है तो बढ़ती है, अच्छी वास्तविक होती है, मौद्रिक नहीं होती है, लोगों के कल्याण के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस तरीके से आप टेबल से इसको समझा सकते हो। प्रॉपर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इसका प्रॉपर जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ये क्वेश्चन कई बारी जो है आया हुआ है। ठीक है, या जो मैंने बताया उतना भी लिख दोगे तो भी आपका चल जाएगा काम। उदाहरण देना चाहते हो ठीक है, नहीं देना चाहते कोई दिक्कत नहीं। एक देश का सामान्य निवासी का अर्थ लिखिए कि एक देश का सामान्य निवासी जो है वो कौन होता है। तो जो एक साल के अंदर अंदर जो किसी देश में रहता है और उसकी आर्थिक रुचि उसी देश के अंदर जो है होती है, उसको एक देश का सामान्य निवासी जो है माना जाता है। ये एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ दे रखा है। तो कहता है इसको पैराग्राफ के बेस पे क्या क्या हमें बताना है। रेपो रेट को परिभाषित कीजिए, तो लिख दीजिए जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है अल्पकालीन आवश्यकताओं के लिए, बैंक दर दीर्घकालीन आवश्यकताओं के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा हाल ही में रेपो दर में किए गए परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। तो ऊपर जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने रेपो दर को जो है बढ़ा दिया है। रेपो दर में वृद्धि अगर हो रही है तो इससे मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए मौद्रिक नीति की समिति द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है, इसका औचित्य सिद्ध कीजिए। तो अगर हमने रेपो रेट बढ़ा दी है तो उससे क्या होगा, उससे अब कमर्शियल बैंकों को जो है लोन महंगा मिलेगा, उनको लोन महंगा मिलेगा तो उनके पास पैसे नहीं आएंगे तो वो आगे लोन नहीं दे सकते, आगे लोन नहीं देंगे, लोगों के पास पैसा नहीं आएगा और डिमांड घटेगी। ये सब चीज़ें इसके अंदर आपको जो है लिखनी है। ठीक है जी। उसके बाद कहता है ये तो हो गया आपका समष्टि का। समष्टि के पूरे हो गए आपके ये 17 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास की। भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन कहता है औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान विदेशी व्यापार के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत वाला कथन बताना है हमें। तो भारत का बड़े व्यापार घाटे का सामना करना पड़ रहा था, तो ये तो गलत है क्योंकि उस टाइम पे तो हमारा अधिशेष का चल रहा था। ये ही इसका आंसर हो जाएगा। डैश जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बुआई से लेकर उत्पादित वस्तुओं की बाजार में बिक्री तक सभी गतिविधियां जो है वो शामिल होती हैं। बेटे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कृषि विपणन के ऊपर इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, इसको कृषि विपणन कहते हैं। ठीक है, और ऐसा भी क्वेश्चन आता है आपको गतिविधियां लिख के दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सी कृषि विपणन में शामिल नहीं होती है। तो ये अच्छे से करके जाइएगा। कृषि विपणन का अर्थ, कृषि विपणन में क्या क्या समस्याएं हैं, सरकार उसको दूर करने के लिए क्या कर रही है, ये अच्छा क्वेश्चन है। डैश एक महत्वपूर्ण अति लघु वित्त प्रणाली के रूप में उभरा है जिसमें महिला सशक्तिकरण हुआ है। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। बेटा ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये क्या करता है, इसको अच्छे से करके जाइएगा। इसका महत्व आजकल बहुत पूछा जा रहा है एग्जाम के अंदर। सेल्फ हेल्प ग्रुप का महत्व बताइए। इसमें फीमेल्स की जो है ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, फीमेल्स को माइक्रो लोन जो है दिए जाते हैं। ठीक है, तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर महिलाओं को जो है ग्रुप्स होते हैं छोटे छोटे, अपनी बच्चों छोटी छोटी बच्चों को जमा करके आपस में ये क्या करते हैं, लोन वगैरह जो है प्रोवाइड कराते हैं। महिलाओं को इसमें ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, तो इससे क्या क्या लाभ हुए हैं, क्या क्या फ़ायदा हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर महिलाओं को, वो इसके अंदर महत्व एक बारी पढ़ लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है आ रहा है। एक ये और एक वो हमने लास्ट पेपर जो करा था उसमें माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम का जो हमने पढ़ा है, वो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम और सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसको दोनों को अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद कहता है कि मानव पूंजी का बाजार में क्रय विक्रय नहीं होता, हालांकि इसकी सेवाओं का क्रय विक्रय जो है होता है। तो क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है। और मानव पूंजी अमूर्त होती है, उसको जो है देखा नहीं जा सकता। तो क्या ये चीज़ ठीक है, क्या ये चीज़ गलत है। दोनों ही चीज़ें बेटा बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं। और जो है क्योंकि उसको देखा नहीं जा सकता, इस रीज़न इसलिए जिसको देखा नहीं जा सकता वो इनविजिबल है, तभी तो उसका कोई बाज़ार नहीं है। अगर उसको देखा जा सकता तो उसका बाज़ार होता। ठीक है, रीज़न भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, और रीज़न असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। और ये बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं
उसके बाद हम बात करते हैं, कहता है भौतिक पूंजी का लाभ केवल निजी संस्थाओं को मिलता है, जबकि मानव पूंजी निजी के साथ साथ डैश लाभ भी प्रदान करती है। तो भौतिक पूंजी क्या होती है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, और मानव पूंजी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मानव पूंजी जो है निजी के साथ साथ आपको और कौन सा लाभ प्रदान करती है, सामाजिक लाभ, इससे सोसाइटी को भी इससे फ़ायदा मिलता है। ठीक है, भौतिक पूंजी क्या होती है, भौतिक पूंजी में तो मशीन वगैरह आती है। कहता है चीन ने स्वयं बिना किसी दबाव के ढांचागत आर्थिक सुधारों की जो है शुरुआत की थी, आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी कि बिना किसी दबाव के कारण। ठीक है जी। विद्वानों का तर्क है कि भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया ने आर्थिक सुधारों की, बल्कि इंडिया ने नहीं करी थी बेटा, भारत ने दबाव में आकर करी है। ठीक है, भारत ने तो दबाव में, हमारी स्थिति ऐसी हो गई थी, हमने दबाव में आकर करी, ये ध्यान रखना बात, ये भारत के साथ भी आता है, ये वाली स्टेटमेंट भारत के साथ भी आती है। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया ने सभी आर्थिक संकेतकों जो है, आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया ने सभी आर्थिक संकेतकों को खराब कर दिया है। ये बेटा लाइन गलत लिखी हुई है, तो इसका जो आंसर है वो है ये, ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये जो ऊपर वाली लाइन ना, आर्थिक सुधारों को बिना किसी दबाव के, भारत के साथ भी आती है, ध्यान रखिएगा, बार बार कह रहा हूँ। तो हमने दबाव में ही आकर करा है, ठीक है, क्योंकि हमारी स्थिति ही खराब हो गई थी। स्वर्ण क्रांति का एक लाभ नहीं है, तो स्वर्ण क्रांति किसके लिए होती है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, स्वर्ण क्रांति किसके लिए है, तो बागवानी के लिए होती है स्वर्ण क्रांति। तो इससे कृषकों की आय में वृद्धि होती है, हाँ जी। दुग्ध व संबंधित उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि, तो इसका बेटा दूध से कोई लेना देना नहीं है, ये तो बागवानी से रिलेटेड है, जिसमें फल सब्जियां ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, और ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन दूध का इससे कोई लेना देना है, वो तो श्वेत क्रांति है, दूध वाली श्वेत क्रांति है। कहता है कॉलम 1 में दिए गए घटनाओं के सेट में कॉलम 2 में दिए गए संबंधित वर्षों में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। गलत वाला बताना है बेटा, गलत वाला, सही नहीं बताना, गलत। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, रेल की शुरुआत 1950 में हुई थी, किसको की 1807 में, भारत की प्रथम जनगणना, स्वेज नहर, सब ठीक है, लेकिन ये वाला गलत है, टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी, ना कि 1807 में। तो बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि सही बताना है गलत बताना है। औद्योगिक, चीन ने क्या क्या 1958 में क्या अडॉप्ट करा था, जिसका उद्देश्य औद्योगिकरण था बेटा, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। चार इसकी चार नीतियाँ हैं, वो आपको बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए। ग्रेट लीप फॉरवर्ड, महान सरवारा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और दोहरी कीमत प्रणाली और किम्यून पद्धति। किम्यून का लिंक है कृषि से। ठीक है, सब चारों पॉलिसी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। डैश सामाजिक और राजनीतिक निर्णय लेने में लोकतांत्रिक भागीदारी की सीमा के एक उपाय के रूप में जो है काम करता है। ये पिछले साल ही आया भाई, बोर्ड का क्वेश्चन है ये। स्वतंत्रता संकेतक इसमें कहते हैं, जिसमें जो है लोगों की भागीदारी जो है ली जाती है, किसमें, सामाजिक और राजनीतिक निर्णय लेने में, उसको स्वतंत्रता संकेतक कहते हैं। ठीक है, ये आपका भारत पाकिस्तान और चीन वाले चैप्टर का ही क्वेश्चन है। एक अर्थव्यवस्था में जब संसाधनों का निष्करण की दर संसाधनों के पुनर्जनन की दर से कम होती है, तो पर्यावरण डैश संचलित होता है। क्या होता है, अपनी वहन क्षमता में। ठीक है, वहन क्षमता में होता है। तो यहाँ पे संसाधनों की निष्करण की दर, मतलब उसको यूज़ करने की, संसाधनों को यूज़ करने की जो दर है वो कम है उसकी पुनर्जनन की दर से। ठीक है, अच्छी बात है ये तो। ठीक है, तो वो अपनी वहन क्षमता में जो है काम करता है, अपनी कैपेसिटी के अंदर। भारत, पाकिस्तान और चीन में से चीन सबसे बड़ा और जनसंख्या घनत्व वाला जो है वो राष्ट्र है। सबसे बड़ा तो है, लेकिन बेटा सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व वाला नहीं है, सबसे कम है चीन तो। ठीक है, तो ये गलत है। चीन में 1970 के दशक में एक चाइल्ड पॉलिसी की शुरुआत, जनसंख्या वृद्धि दर में काफ़ी कमी आई थी, ये ठीक है। कथन 1 ठीक है, कथन 2 गलत है, तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है जीडीपी प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। भारत, पाकिस्तान और चीन की जीडीपी का परसेंटेज दे रखा है, तो क्या कह रहा है नीचे पहले देख लेते हैं। 1980 के दशक में चीन लगभग दहाई अंकों में वृद्धि दर बनाए रखने में सक्षम था। अच्छा,
1980 का दशक देख लेते हैं। तो 1980 के दशक में देखिए चीन की वृद्धि दर कितनी है 10.3, तो ये तो ऑप्शन ठीक है। 1980 से 1917 के मध्य पाकिस्तान भारत से आगे था। तो देख लीजिए पाकिस्तान भारत से आगे है, जहाँ पाकिस्तान की बेटा 6.3 है, यहाँ पे आगे है, लेकिन अब पीछे हो गया 2017 में, ये गलत दे रखा है। ठीक है, तो यही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2017 में फिर भारत ने पीछे छोड़ दिया पाकिस्तान को। ये एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, जलवायु परिवर्तन को लेकर गंभीर चिंताएं लोगों की ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। ठीक है, ये इमेज दे रखी है। उपरोक्त कथन व चित्र के आलोक में पर्यावरण की वैश्विक चिंता से निपटने के लिए किन्हीं 2 रणनीतियों पर जो है चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका प्रॉपर आंसर आपको क्या लिखना है कि भाई पवन ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, यहाँ पे वो लगे हुए थे। तो उन क्षेत्रों में जहां हवा की गति आमतौर पर अधिक होती है, पवन चक्कियों का उपयोग पर्यावरण पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। ये आप लिखोगे यहाँ पे। सौर ऊर्जा का उपयोग लिखेंगे आप कि भाई इससे बिजली में परिवर्तित किया जा सकता है, सूरज की किरणों को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तकनीकी दूरस्थ क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी और प्रदूषण से मुक्त होती है। ठीक है जी, हमें 2 उपाय बताने हैं, ये यहाँ पे आप लिख सकते हो, बहुत ही अच्छा। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, निपटने के लिए रणनीति में दिए गए चित्रों का विशेष रूप से दर्शाया गया है। इसको ही बताना है, सोलर और पवन ऊर्जा। ठीक है, इन दोनों को ही बताना है, इसके अलावा कोई सा नहीं। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार ने कृषि विविधीकरण के माध्यम से कृषकों की आय बढ़ाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। उपरोक्त कथन के आलोक में कृषि के विविधीकरण के किन्हीं 2 लाभों को बताइए। ठीक है मेरे भाई, कृषि विविधीकरण के लाभ लिख देंगे, इससे आय में वृद्धि होती है, रोजगार में वृद्धि होती है, कुछ भी लिख दो जो भी आपका मन करे। लेकिन जो एमएसपी जो किसान अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा अवेयर रहिए। किसान अभी भी प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, एमएसपी क्या होता है, क्या उनकी डिमांड है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जो अभी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड वगैरह चल रहे हैं, जो फ्रॉड हुआ है, ठीक है, जो भी चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट बजट जो अभी नया फरवरी में आया है उसके बारे में पता होना चाहिए। 3 जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बी क्वेश्चन में कहता है कि भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की सक्रिय हस्तक्षेप आवश्यक है। ये बेटा बहुत अच्छा और फिक्स क्वेश्चन है, सपोर्ट मटेरियल में भी है, टीआर जैन में भी है। ये कह रहा है शिक्षा एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। बिना गवर्नमेंट इंटरफेयर के ये दोनों सेक्टर जो है वो नहीं चल सकते हैं। तो क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों के अंदर जो है बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, जो कि निजी सेक्टर वाला नहीं करता है, इसलिए इन सेक्टरों को चलाने के लिए गवर्नमेंट का हस्तक्षेप जो है वो ज़रूरी होता है। प्रॉपर आंसर आप इसका जो है इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद कहता है कि भारतीय अर्थतंत्र के कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति के किन्हीं 2 गुण और 2 उस पर चर्चा कीजिए, दोष पे। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया हलवा। 2 फायदे बता दो और 2 नुकसान बता दो। तो जी पहले हम जो खाद्यान्न गेहूँ चावल हम दूसरे देशों से लेते थे, आज हमारे पास खुद का बफर स्टॉक है। ठीक है, एंड उत्पादन में वृद्धि हुई है, कई सारी चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, नुकसान यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या क्या नुकसान होते हैं हरित क्रांति के। फ़ायदे तो कोई भी लिख देगा, नुकसान एक बार अच्छे से देख लीजिएगा फ़ायदे नुकसान क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैविक कृषि के भी नुकसान देख लीजिए, हरित क्रांति के भी देख लीजिए। फ़ायदे तो कोई भी लिख देता है, नुकसान में दिक्कत होगी। तो कहता है दिए गए आंकड़ों के आधार पर, यहाँ पे एक दे रखा है, एक एक आय संकेतक व स्वास्थ्य संकेतक की पहचान कीजिए। यहाँ पे आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब आपको दे रखा है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का। ठीक है, तो आय संकेतक क्या होते हैं, जिसमें आय की बात चल रही होती है, तो इसको पीपीपी कहते हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ये आप लिख दीजिए। स्वास्थ्य संकेतक में जन्म दर, मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, इसको काउंट करते हैं। ठीक है, तो उसने बोला एक तो आय संकेतक बता दे, एक स्वास्थ्य संकेतक। आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, ये तीनों संकेतक आपको बहुत ही अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, और दूसरे भाग में एक में पहचाने गए किसी एक संकेतक के आधार पर भारत और चीन की तुलना कर दीजिए। तो अब जो हमने पहचाने
आय संकेतक और स्वास्थ्य, अब इन दोनों में से किसी, अभी जैसे आय संकेतक ले लो या स्वास्थ्य ले लो, तो ऊपर यहाँ डेटा दे रखा है आपको, आपकी एक्सप्लेनेशन में वो डेटा आना चाहिए कि स्वास्थ्य जैसे मातृ मृत्यु दर जो है यहाँ पे 153 है, यहाँ पे 29 है, यहाँ 140 है, तो भारत और चीन की करनी है। तो भारत के अंदर बहुत ज़्यादा है, चीन के अंदर बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि उनका हेल्थ सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसी के साथ साथ कार्य पर प्रशिक्षण, मेरे भाई फिक्स क्वेश्चन है, मानव पूंजी निर्माण का घर से ही लिख के लेके जा सकते हो, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पलायन पर व्यय, शिक्षा पर व्यय, स्वास्थ्य पे व्यय, कार्य पर प्रशिक्षण, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 4-5 स्रोत होते हैं, उसमें से एक स्रोत फिक्स है। तो अपने पास कंटेंट इतना रखिए कि आज 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप उसमें 4 नंबर में इन चारों पाँचों पॉइंट में आप लिख सके, अपने पास कंटेंट रखिए। धान्य विकास को प्रोत्साहित करने के लिए जैविक खेती समय की मांग है, परंतु इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। देख लिया आ गया ना, जैविक कृषि की सीमाएं, क्योंकि लाभ कोई भी लिख देगा, हर चीज़ के फायदे, लाभ कोई भी लिख देगा, इसकी सीमाएं, दो लाभ बताइए, दो सीमाएं बताइए। तो अगर आपके को नहीं पता है तो यहाँ से देख लीजिए, जैविक खेती के यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये जो है क्या होता है, यहाँ पे लिख दिया इसने पहले, ये यहाँ पे इन्हें लिख दिया सीमाएं क्या क्या है। ये कहता है जैविक खेती से उपज आधुनिक कृषि खेती की तुलना में कम है, इसकी उपज जो है प्रोडक्टिविटी जो है वो कम है, इसलिए छोटे और सीमांत किसानों को बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के अनुकूल होने में कठिनाई होती है, बड़े लेवल पे इसकी प्रोडक्शन नहीं हो सकती। एंड जैविक खेती के उत्पाद आमतौर पर स्प्रे किए गए उत्पादों की तुलना में कम समय तक चलते हैं। ये इसकी दोनों की सीमाएं हैं। बुक में भी दे रखे हैं, टी आर जैन में कई सारे दे रखे हैं, लाभ और हानि, वहाँ से पढ़ना चाहते हो वहाँ से पढ़ लीजिए, यहाँ से पढ़ना चाहते हो यहाँ से पढ़ लीजिए, लेकिन इसके लाभ और हानि दोनों पढ़ लीजिएगा, हरित क्रांति के भी और इसके भी, ठीक है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात को परिभाषित कीजिए और इसकी उपयोगिता, बेटा श्रमिक जनसंख्या अनुपात बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। क्या होता है, कुल कार्यबल डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या मल्टीप्लाई 100, मतलब जनसंख्या का कितना % लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं, उसको श्रमिक जनसंख्या अनुपात कहते हैं। और इसकी क्या उपयोगिता है, इससे क्या हमको इसका यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं, ये प्रॉपर आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या इसकी उपयोगिता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद, ये यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ दे रखा है, तो कहता है श्रीमान ऋषि के रोजगार की स्थिति पर टिप्पणी करें और अपने उत्तर में, अपनी शिक्षा पूरी करने के उपरांत ऋषि अपने पारिवारिक व्यवसाय से जुड़ गए, परंतु उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य है। कह रहा है इसी रोजगार की स्थिति पर टिप्पणी करें और अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। पढ़ाई लिखाई करी और अपने फैमिली बिजनेस में लग गया। तो देखिए क्या कह रहा है, ऋषि को एक नियोजित व्यक्ति नहीं माना जा सकता क्योंकि वह प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार है। प्रच्छन्न बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं जब व्यक्ति नियोजित प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में वह उत्पादन में कुछ भी योगदान नहीं देता, अर्थात उसकी सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है। ये वर्ड याद रखना है आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी के लिए, ठीक है। जिसकी सीमांत उत्पादकता शून्य, मतलब उस बंदे के लगने से प्रोडक्शन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। मतलब कि मान लीजिए 5 बंदे लगे हुए थे, उसके पापा, उसके इसकी फैमिली में 5 बंदे लगे हुए थे और वो मिलके 100 वस्तु बना रहे थे, ठीक है। अब ऋषि जी और आ गए, 6 बंदे हो गए, अब भी 100 ही वस्तु बन रही है। मतलब एक एक्स्ट्रा बंदा लगने से उत्पादन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, उत्पादन अब भी उतना ही है जितना पहले हो रहा था, तो सीमांत उत्पादकता 0 है, तो वो प्रच्छन्न बेरोजगार है। वो हमें तो लग रहा है वो काम कर रहा है, लेकिन उसके काम करने से प्रोडक्टिविटी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो इट्स कॉल्ड प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है। ये हो गया आपका इसका। उसके बाद कहते हैं बी में कहता है काव्य अपने परिवार के खेत में कार्य करती है, उसे ना तो नगद व ना ही अनाज के रूप में भुगतान किया जाता, ना ही उसे पैसे मिलते, अपने परिवार के साथ काम कर रही है। तो कहता है क्या उसे श्रमिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, अपने उत्तर के समर्थन में वैध कारण दीजिए। काव्य जैसी महिलाएं खाना पकाना, पानी लाना, ईंधन की लकड़ी जैसे घरेलू कार्य करती है और कृषि श्रम में भाग लेती हैं, उन्हें नगद या वस्तु के रूप में मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है, इस कारण काव्य जैसी इन सभी महिलाओं को श्रमिक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इस टाइप के क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में आ रहे हैं कि किसको श्रमिक माना जाए और किसको श्रमिक नहीं माना जाए। 1990 के दशक के अंत में भारत में जीडीपी की वृद्धि रोजगार सृजन के मध्य एक व्यापक अंतर अनुभव किया था, इस पर विवेचना कीजिए। कौन से दशक में, 1980 के दशक के अंत में
क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो हमारी हालत 1980 के एंड में आकर दी एंड ही हो गई थी, ठीक है। कई सारी चीज़ें हमारी घाटे में चली गई थी, जिसको ठीक करने के लिए हमने एलपीजी को जो है अडॉप्ट किया था। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, प्रॉपर आपको बता दे लिखना है कि जी 1990 में हमारे साथ क्या क्या हुआ था, सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एक लास्ट केस स्टडी दे रखी है, इसके बेस पे हमें क्वेश्चन बताने हैं। क्या क्या क्वेश्चन बताने हैं पूरा दे रखा है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो पहले देखिए, हमें सीधा सीधा लिख लेंगे, सीधा सीधा लिख लेंगे, हमें कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई थी, उनके किन्हीं दो कारणों को बताइए। हमने एलपीजी को क्यों अडॉप्ट किया, कुछ भी लिख दीजिए बेटा। हमारे विदेशी मुद्रा के भंडार खत्म हो गए थे, राजकोषीय घाटा ज़्यादा हो गया था, मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा थी, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सरकार ने आर्थिक संकट को हल करने के लिए स्थायित्वकार और संरचनात्मक सुधार पेश किए थे। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई किन्हीं 3 नीतियों की प्रमुख पहलों और उद्देश्य को बताइए। बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है ये पता होना चाहिए, इस वर्ड, ये जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है ना, ये स्थिरीकरण, ठीक है, स्टेबलाइजेशन इसको कहते हैं। ये क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। संरचनात्मक सुधार क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ से आप इसका प्रॉपर आंसर किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ से आप देख लीजिए कि इस तरह की नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आ सकता है। आंसर एक बार इसका देख लीजिए क्या है, ठीक है। ऊपर पैराग्राफ वगैरह ऊपर भी लिखा हुआ है आंसर, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से भी आप इसको देख सकते हो, इसका आंसर यहाँ से भी लिख सकते हो, ठीक है। बट आप प्रॉपर देख लीजिए इसका कैसे आंसर लिखना है, ठीक है जी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए रोज़ाना इस चैनल पर जो है आती रहती हैं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।